हेलो एवरीवन, वर्मा क्लासेस में आपका बहुत बहुत वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं हम सेकेंड पार्ट के अपने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की, दैट इज़ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हमने पहले स्ट्रक्चरल वाली पढ़ ली थी, उसके 4 पार्ट थे। तो अगर स्ट्रक्चर वाली किसी को समझ नहीं आई है तो वो लास्ट वीडियो को ज़रूर देखना। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट को, दैट इज़ जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बहुत ईजी है। जियोमेट्रिकल मीन्स हम ऐसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, या तो उसकी सिस कॉन्फ़िगरेशन होगी या फिर ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन होगी। क्लियर। पहले हम बात करते हैं जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। मीन्स जो कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको हम कैसे अरेंज करेंगे इन द स्क्वायर प्लेनर। जैसे ये कोई सेंट्रल मेटल एटम है और जैसे MA2 एंड B2, ठीक है। इसका मतलब जो सेम सेम होंगे, अगर इस तरीके से प्रेजेंट है बी, इस तरीके ये ट्रांस है, अगर वो सेम प्लेन पे है दैट मीन्स सिस, ठीक है। क्रॉस इस तरीके से प्रेजेंट है यानी कि सिमिलर यहाँ पे प्रेजेंट है, तो दैट मीन्स दिस इज ट्रांस। अगर इस तरीके से सेम प्लेनर के ऊपर प्रेजेंट है बी एंड हियर इज बी, दैट मीन्स इट इज सिस। क्लियर। जैसे एग्जाम्पल है हमारे ट्रांस प्लेटीन का, PT दोनों तरफ NH3, तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ट्रांस। और Cl या तो सेम सेम प्लेन पे होगा, या तो Cl इधर होगा या फिर Cl इधर होगा। अगर Cl के सामने इधर Cl होगा तो दैट मीन्स इट इज ट्रांस। Cl के सामने Cl है दैट मीन्स सिस प्लेटीन, या फिर एंटी कैंसर भी बोलते हैं हम सिस प्लेटीन को। क्लियर। दूसरा कॉम्प्लेक्स है हमारा MA2BC टाइप कॉम्प्लेक्स। तो MAA, तो इधर से हम पता कर सकते हैं कि ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ट्रांस। तो इधर सेम है यानी कि सिस, ठीक है। और दूसरे एग्जांपल्स हैं कुछ इसके, जैसे ट्रांस में NH3 मैटर नहीं करता कि इधर क्या है इधर क्या है, ठीक है। अगर सिमिलर है तो बहुत ही इजी होगा फाइंड आउट करने के लिए। अगर सिमिलर इधर नहीं है तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि इधर सिमिलर है, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स के अंदर एक पेयर ऐसा होगा जो सिमिलर होगा, तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वो ट्रांस है या सिस है। क्लियर। तो इधर NH3 के सामने NH3 है दैट मीन्स ट्रांस। अगर NH3 के इधर NH3 होता या फिर इधर होता तो दोनों क्या होते हमारे, सिस होते, ठीक है। जैसे इस तरीके से NH3 के सामने इधर NH3 है, क्रॉस में नहीं है, दैट मीन्स इट इज सिस, ठीक है। हमने स्क्वायर प्लेनर वाले पढ़ लिए। स्क्वायर प्लेनर मीन्स इस तरीके से क्या बन रहा है, एक स्क्वायर बन रहा है। अब हम बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की। ये भी बहुत इजी है। सिस और ट्रांस, इधर A है इधर A है यानी कि सिस। अगर A के इधर B होगा, इसके बाजू में B होगा, दैट मीन्स ट्रांस। इसका कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं हम। जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स है हमारा, जैसे कि MA4B2 टाइप कोई कॉम्प्लेक्स है। M कुछ भी सेंट्रल मेटल एटम हम कुछ भी ले सकते हैं, Ca। A4 हम कुछ भी ले लेंगे, जैसे NH3 ले रखा है, एंड B2 दैट इज Cl, यानी कि कितने क्लोरीन है, 2। तो हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे कि इसका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर सकें। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे होता है, दिस दिस एंड दिस। तो यहाँ पे हमारा Cl है, यहाँ पे कोई सेंट्रल मेटल एटम है, NH3 NH3 NH3, इधर Cl इधर भी NH3, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा है स्ट्रक्चर, ट्रांस का, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिस का। तो क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि अगर A के इधर A है दैट मीन्स सिस, A के इधर अगर दूसरा कोई मेटल है यानी कि ट्रांस। तो यहाँ पे Cl है इधर NH3 है, तो ये कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल के केस में ये ट्रांस है। अगर Cl के इधर Cl है दैट मीन्स सिस। इजी। कुछ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऐसे भी होते हैं जैसे MA2B2 टाइप। एग्जाम्पल जैसे COCl2 En2 पॉजिटिव। तो CO हमारा क्या है, कोबाल्ट, एक सेंट्रल मेटल एटम है। Cl2 Cl 2 क्लोरीन, En, ठीक है। एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, 2। तो Cl के इधर क्या है हमारा N, तो डेट मीन्स ट्रांस। जो ये En होता है हमारा, उसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। N यानी कि एक पेयर ये एक पेयर ये, क्योंकि 2 En है ना यहाँ पे, तो डेट मीन्स इट इज ट्रांस। तो N के इधर N है यानी कि ये ग्रुप और ये ग्रुप, वैसे देखा जाए तो ये दोनों सिमिलर है यानी कि सिस। क्लियर।
स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो हमने पढ़ा था उसको फर्दर डिवाइड किया था हमने ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल में। ज्योमेट्रिकल हमने पढ़ ली एक स्क्वायर प्लेनर के केस में और एक ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब हम बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट आता है प्लेन पोलराइज लाइट का। मीन्स किस तरीके से लाइट है जो वो रिफ्लेक्ट होती है, कैसे वो फर्दर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरती है। तो ये होता है हमारा प्लेन पोलराइज लाइट। इट इज़ एन ऑर्डिनरी लाइट विच व्हेन पास थ्रू द प्रिज्म, हम कोई भी लाइट यहाँ पे कुछ भी मान लें, सन मान लें या कुछ भी टॉर्च वगैरह मान लें, जब ये लाइट एक प्रिज्म के थ्रू हम मतलब उस चीज को पास कराते हैं, कन्वर्टेड इनटू सिंगल प्लेन इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज लाइट। यानी कि ये बहुत सारी किरणें होती हैं, कोई भी लाइट अगर टॉर्च है या सन की है, बहुत सारी रेज होती हैं, जब हम प्रिज्म से उसको पास कराते हैं वो सिंगल एक प्लेन में कन्वर्ट हो जाती है। इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। क्लियर? If an optical isomer rotate the plane polarized light in right direction, then it is called dextrorotatory। यानी कि अगर कोई ऑप्टिकल आइसोमर है, रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में अगर करते हैं तो दैट मीन्स डेक्स्ट्रोरोटेटरी। अगर वो लेफ्ट साइड में रोटेट होता है दैट मीन्स इट इज लीवोरोटेटरी। द D and L आइसोमर्स ऑफ ए कंपाउंड आर कॉल्ड इनेंशियोमर्स। जो ये D और L आइसोमर्स होते हैं किसी कंपाउंड के, इनको हम क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। क्लियर? अब हम बात करते हैं कायरल एंड ए कायरल कॉम्प्लेक्स की। द टू आइसोमर्स आर नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर आर कॉल्ड कायरल। मतलब ये बी है, अगर हम शीशे में इसको दिखाएंगे तो ये उल्टा दिखेगा। ये दोनों क्या है? नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, यानी कि एक दूसरे की सेम कॉपी नहीं है, तो इनको बोलते हैं हम कायरल। एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कायरलिटी एंड दीज आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। तो ये कौन से होंगे? हमारे ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर। और इनएक्टिव कौन से होंगे? कोई प्लेन मिरर है, ठीक है, उसको ए को ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि ए कायरल। इनएक्टिव है तो ए कायरल, और एक्टिव है तो मीन्स कायरल। ठीक है, सेम इमेज दिखाएगा दैट मीन्स वो इनएक्टिव है, अगर डिफरेंट इमेज दिखाएगा तो एक्टिव है। ठीक है, एक्टिव है और क्या है? ऑप्टिकली कायरल है। क्लियर? इस पर भी कई बार क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि जो अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो और बताओ कि ये कायरल है या फिर ए कायरल है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल है या फिर सुपर इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। एक मिरर रखेंगे तो मिरर के सामने ये वाली साइड उधर हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। जैसे मैं ये कोई पेन रखती हूँ, पेन को अगर मिरर के साइड दिखाएंगे तो क्या होगा? ये वाली साइड इधर आ गई। तो इसी तरीके से ये वाला EN वाला ग्रुप हमारा इस साइड हो गया, ये वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। क्लियर? तो नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस ऑप्टिकली एक्टिव यानी कि कायरल, क्योंकि सेम इमेज नहीं बनी है, वो अपोजिट होगी है, इम्पोज होगी है। ठीक है, तो ये क्या है? हमारा कायरल स्ट्रक्चर है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। जैसे ये कोई स्ट्रक्चर है, तो ये कोई मिरर में अगर इसको सामने रखेंगे तो मिरर में कैसी इमेज बनेगी? ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्रुप इधर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? ऑप्टिकली एक्टिव और कायरल। दूसरा ये वाला है, मिरर हमने सामने रखा, ये वाला अगर इधर जाएगा, ये वाला इधर आएगा, तो कोई चेंज नहीं आ रहा है, मीन दोनों सेम ही दिख रही है हमें, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव और ए कायरल। ठीक है, सिस ट्रांस तो आप लोग बता ही लोगे, बहुत ही इजी है सिस ट्रांस बताने में। अगर इस तरीके से है यानी कि ट्रांस, अगर इधर इधर है या फिर इधर इधर है, इधर इधर या फिर इधर या इधर, यानी कि सेम प्लेन पे है, इस तरह इस तरीके किसी तरीके से सेम प्लेन पे है, मतलब दैट मीन्स सिस। ठीक है, और दूसरे कंपाउंड्स जैसे ऑक्टाहेड्रल के केस में हमने पढ़े थे, अगर कोई भी ये ऐसा स्ट्रक्चर है, अगर यहाँ पे सेम है यानी कि सिस, अगर यहाँ पे ए है यहाँ पे बी यानी कि डिफरेंट डिफरेंट है, तो यानी कि ट्रांस। क्लियर? सो ये कोई स्ट्रक्चर है हमारा, मिरर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये वाला इधर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो ये दैट मीन्स इट इज कायरल। अगर ये सेम ग्रुप इधर होता तो ये क्या हो जाता? ए कायरल। क्लियर? दूसरा एग्जाम्पल ये है, कायरल है दिख रहा है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये चेंज हो जाएगी इमेज हमारी, ये इधर आ जाएगा, दैट मीन्स इट इज कायरल।
ट्रांस के केस में क्या होएगा, जैसे मैंने अभी बताया, अगर एक ग्रुप इधर होता तो यहाँ पे दिखा रखा है, अगर ये चेंज होएगा हमारा, ये वाला ग्रुप अगर इधर भी आएगा या फिर ये वाला ग्रुप इधर आएगा, कोई चेंज नहीं पड़ रहा, तो डैट मीन्स ऑप्टिकली इनएक्टिव ए कायरल। क्लियर। आगे हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज के बारे में जो डेफिनेटली आपके एग्जाम के अंदर आएंगी, जैसे वर्नर्स थ्योरी है, वंडरवॉल्स थ्योरी है, एक दो थ्योरी और हैं, आगे हम बात करेंगे उनके बारे में। बट दिमाग में ये चीज़ रखना कि सारी की सारी थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो किसी थ्योरी को मिस मत करना, एक एक नोट्स, एक एक लाइन नोट डाउन करना। ये नोट्स आप लोगों के लिए है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसकी तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर। सो अब हम बात करते हैं वर्नर्स थ्योरी की। तो वर्नर्स थ्योरी का क्या फॉर्मूला होता है, ये सब फॉर्मूला होता है CO6NH3 3Cl प्लस Ag। फर्दर डिसोसिएट होएगा तो क्या होएगा, CO6NH3, एक Cl ये ले लेगा यानी कि AgCl, फिर उसके बाद हम CO6NH3Cl, एक Cl रह गया, एक Cl इसने ले लिया, प्लस AgCl, दोबारा से हम उसको सिल्वर से ट्रीट कराएंगे, देन CO6NH3, एक Cl फिर से इसने ले लिया यानी कि AgCl, और फिर उसके बाद कोई Cl यहाँ पे है नहीं, दोबारा ट्रीट कराएंगे तो वहाँ पे कोई भी फर्दर रिएक्शन नहीं होएगी। उसके कुछ पोस्टुलेट्स हैं, ये तो सिंपल सा फॉर्मूला है, एक Cl इधर से निकाल दिया, ये इसके साथ जुड़ गया, इधर से निकाल दिया, ये इसके साथ जुड़ गया, इधर से निकाल दिया, फिर दोबारा इसके साथ जुड़ गया, यहाँ पे कोई Cl नहीं रहा तो फर्दर कोई रिएक्शन नहीं है। सिंपल। अब इसके कुछ पोस्टुलेट्स होते हैं, हम उसकी बात करते हैं। मेटल पोजेसेस टू टाइप ऑफ वैलेंसीज। मेटल के पास क्या होती है, दो तरीके की वैलेंसी होती है। पहली होती है प्राइमरी वैलेंसी या फिर उसको हम बोलते हैं आयनाइजेबल वैलेंसीज। दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसीज या फिर नॉन आयनाइजेबल वैलेंसीज। दो तरीके की वैलेंसी होती है। Nowadays प्राइमरी वैलेंसी कॉल्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। जो प्राइमरी वैलेंसी होगी हम उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और जो सेकेंडरी वैलेंसी होगी उसको हम बोलेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। एवरी मेटल हैज अ टेंडेंसी टू सेटिस्फाई बोथ वैलेंसीज प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। हर एक मेटल की क्या होती है, हर एक मेटल की टेंडेंसी होती है कि वो सेटिस्फाई कर सके दो वैलेंसीज को, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी। क्लियर। The ligands satisfying secondary valencies are directional and give definite geometry to the complex, but primary valencies are non-directional। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने की है कि जिसकी ज्योमेट्री हमारी डायरेक्शनल होएगी, जिसकी सेकेंडरी वैलेंसी होएगी जिस भी लिगेंड्स की, वो क्या होंगे, डायरेक्शनल होंगे, और जो प्राइमरी वैलेंसी शो करेगा उसकी क्या होगी, नॉन डायरेक्शनल। ठीक है। पहली याद होगी कि मेटल की दो वैलेंसी होती है, दूसरी याद होगी कि मेटल हर एक मेटल जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है कि वो सेटिस्फाई करता है प्राइमरी को भी और सेकेंडरी को भी। दो याद हो गई। तीसरा पोस्टुलेट क्या कहता है कि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो डायरेक्शनल होती है और जो प्राइमरी वैलेंसीज होती है वो नॉन डायरेक्शनल होगी। क्लियर। तीन याद होगी। प्राइमरी वैलेंसी आर डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन एंड सेकेंडरी वैलेंसी आर शोन बाय सॉलिड लाइन। प्राइमरी वैलेंसी को हम क्या करते हैं, इस तरीके से डिनोट करते हैं, और सेकेंडरी वैलेंसी को हम एक सॉलिड लाइन से ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर। बहुत इजी पोस्टुलेट्स हैं, कुछ ऐसा हाई फाई इंग्लिश नहीं लिखी हुई, कोई स्टैंडर्ड की कोई लैंग्वेज नहीं लिखी हुई, बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, तो आप लोग इजी इसको रिमेंबर कर सकते हो। वर्नर्स थ्योरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं। नोट नहीं करना फिलहाल के लिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप बाद में नोट डाउन कर लेना, ताकि आप इजी जब भी पढ़ो तो आपके लिए इजी हो जाए। एक थ्योरी हमने पढ़ ली, अब हम बात करते हैं वीबीटी की। उससे वेरी इंपॉर्टेंट है वर्नर्स थ्योरी। पहली इंपॉर्टेंट थ्योरी हमारी वीबीटी, बहुत ही इजी है और मतलब क्वेश्चन में हर बार ही पूछते हैं इसकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। सेकेंड नंबर पे हमारी आती है वर्नर्स थ्योरी। ठीक है। पर ज़्यादा चांस किसके होते हैं, हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। मेटल लिगेंड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय लिगेंड्स टू द मेटल एटम।
फर्स्ट पोस्टुलेट, मेटल एटम मस्ट हैव वैकेंट d ऑर्बिटल्स टू अकोमोडेट दीज इलेक्ट्रॉन्स। मीन्स कोई अगर पेयर खाली है तो मेटल एटम के पास एक d ऑर्बिटल होता है कि वो उनको झेल सके, मीन्स रख लेगा अपने अंदर, अपने मतलब उसके पास इतने d ऑर्बिटल्स खाली होते हैं कि वो उन इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कर लेगा अपने अंदर। ठीक है, समटाइम्स द अनपेयर्ड n-d इलेक्ट्रॉन्स पेयर अप टू मेक वैकेंट ऑर्बिटल्स फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मीन्स जैसे इस तरीके से है, सिंगल सिंगल है, कई बार क्या होता है कि जो ये इलेक्ट्रॉन है ये पेयर हो जाते हैं, मीन्स ये इसके साथ पेयर होगा, ये इसके साथ पेयर होएगा। ठीक है, तो कुछ वैकेंट रह जाते हैं ऑर्बिटल्स और वो क्या कर लेते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, और जो इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी, ये वो एंटी पैरेलल हम इसको डिनोट करते हैं। हम इस तरीके से डिनोट नहीं करते, हम एक इस तरफ और एक इस तरफ, इस तरीके से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल्स के अंदर। क्लियर। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है हमारे, मेटल एंड लिगेंड्स बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ दीज ऑर्बिटल्स विद लिगेंड ऑर्बिटल्स and these bonds are of equal strength and directional in nature. Simple. Octahedral complexes are formed by d square sp3 या फिर d2, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं हम आगे बात करेंगे। एंड स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय dsp2, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, ये है, ये d अलग है, sp2d। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर फॉर्म्ड बाय sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp sp2 sp3 क्या होती है आगे हम बात करेंगे। क्लियर। आगे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और हम हाइब्रिडाइजेशन लिखना भी सीखेंगे अब। ठीक है, ये 5 पोस्टुलेट्स से हमारे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। पहली हमने पढ़ी वर्नर्स थ्योरी, दूसरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके पोस्टुलेट्स, उसके एग्जांपल्स। क्लियर। अब हम बात करेंगे वीबीटी के कुछ एग्जांपल्स, बहुत ही इजी हैं, लेट्स डिस्कस। ओके, पहला एग्जांपल जो है हमारा CrNH3 होल 6, यानी कि NH3 कितने हैं 6, Cr क्या है हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, उसके ऊपर चार्ज कितना है 3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो Cr की है हमारी, वो क्या है, क्रोमियम। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना है हमारा 24, उसको हम कैसे लिखते हैं, CD5 4s1। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलती है, हमें जिसकी निकालनी होती है उसको हम x मान लेते हैं। किसकी निकालनी होती है हमें, सेंट्रल मेटल एटम की। ठीक है, क्योंकि हमें उसी की नहीं पता ना, क्योंकि इसको बीच में रखेंगे चारों तरफ तो ये सब आ जाएगा, ये चार्ज आ जाएगा, NH3 आ जाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो Cr 6 हमारे NH3 है, 1 2 3 4 5 6, कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल। आप मॉलिक्यूल को देख के बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट हमने निकाली, 3 पॉजिटिव आई। हाइब्रिडाइजेशन जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव की है वो क्या है हमारी 3d3 4s0। ठीक है, तो हम इसके ऑर्बिटल्स कैसे बनाएंगे, इस तरीके से हम बनाते हैं। d के अंदर 5 होते हैं, s के अंदर 1, p के अंदर 3। ठीक है, d के कैसे लिखते हैं हम, 1 ओड नंबर में होते हैं इनके ऑर्बिटल्स, s p d। ठीक है, तो हम पहले कहाँ से फिल करना शुरू करते हैं, d वाले से। तो 3d के अंदर कितने हैं हमारे इलेक्ट्रॉन्स, 3 1 2 3, बाकी के वैकेंट है तो हम इनको क्रॉस से डिनोट कर देते हैं कि ये खाली है। ठीक है, ताकि हम इजीली इनको आइडेंटिफाई कर पाए कि कितने वैकेंट है, ताकि क्योंकि हमें आगे अपनी हाइब्रिडाइजेशन को लिखना भी तो है पूरी कॉम्प्लेक्स की। 4s 0 यानी कि कुछ नहीं है, p यहाँ पे है नहीं तो p भी खाली है। तो हम कैसे लिखेंगे, d के अंदर कितने खाली हैं 2, s के अंदर 1, ऐसे लिखो या 1 लिख दो, डजेंट मैटर। p के अंदर कितने हैं 1 2 3, तो तीनों खाली हैं यानी कि 3। ठीक है, अगर p के अंदर 1 भरा होता, मान लो 2 खाली हैं, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। तो इस वाले कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। अब बात करते हैं, पूछ लेते हैं कि इसकी मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट
बहुत ही इजी तरीके से निकालते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ज़्यादा तड़क भड़क नहीं है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है। n+2, इसको हम बोलते हैं बोर मैग्नेटोन। n क्या है हमारा यहाँ पे? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, यानी यहाँ पे कितने हैं? ये अनपेयर्ड ही तो है, 3। पेयर्ड थोड़ा ना है, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स ही हैं। तो हम n यानी कि 3 प्लस ब्रैकेट 3+2 bm, ये bm इसकी यूनिट है, बोर मैग्नेटन। तो यहाँ पे 15 अप्रोक्स अंडर द रूट 15 कितना होता है? 3.9 बोर मैग्नेटन। क्लियर? सिंपल है, इस तरीके से निकालनी होती है हमारी हाइब्रिडाइजेशन। मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला ये भी याद रखना है, सिंपल सा है, छोटू सा है, तो आप इसीलिए इसको रिमेंबर कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट एक कॉम्प्लेक्स और ले लेते हैं हम एग्जांपल। TiH2O6 2 पॉजिटिव, चार्ज कितना है? 2 पॉजिटिव। किसकी निकालनी है हमें? ऑक्सीडेशन स्टेट Ti की। तो ऑक्सीडेशन स्टेट x+0 = +2, x = +2 हमारी आ गई। तो हाइब्रिडाइजेशन Ti की कितनी आ गई हमारी? 3d2 4s0। तो अगर इसमें भरेंगे तो d के अंदर कितने हैं हमारे? 2 1 2, सारे खाली हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? 1 2 d2 sp3 ऑक्टाहेड्रल। तो मैग्नेटिक मोमेंट आप निकालोगे, n क्या है हमें पता है, 2 हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 4 4 2 8। तो मैग्नेटिक मोमेंट अंडर द रूट 8 अप्रोक्स कितना आता है? 2.8 bm। क्लियर? ऐसे ही एक एग्जांपल ये है, बहुत इजी है। चलें आगे। ओके, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस शो करती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम के अंदर, तो आप इनको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं, स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक वेयर एज दिस वीकली पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन करो। तो एक्सप्लेन आपको जस्ट इस तरीके से करना है, ये पूरा आपको बनाना है, ठीक है। तो लास्ट में हेंस करके हम पहले, हमें 2 दे रखे हैं मॉलिक्यूल 1 और 2, तो पहले 1 का बना देंगे, फिर दूसरे का बना देंगे। तो हम दिखा देंगे कि जो FeH2O6 पॉजिटिव हो वो स्ट्रांगली पैरामैग्नेटिक है। किसकी वजह से? कि उसके पास क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैकेंट, और इसके अंदर क्या है? एक ही है, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है? वीकली पैरामैग्नेटिक हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ लेते हैं, एक्सप्लेन दिस इज इन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और वेयर एज NiNH362 पॉजिटिव इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आप क्या करोगे? इसको इस तरीके से ड्रॉ करोगे, दिखा दोगे कि हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व 3D ऑर्बिटल, hence it is inner orbital complex। 3D orbitals means जो 3 है हमारे ऑर्बिटल्स वो भरे हुए हैं, तो आप इस तरीके से शो कर दोगे कि 3D ऑर्बिटल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बाकी वैकेंट है, hence it is inner orbital complex। इसको दिखा दोगे, इसमें कितने हैं? 1 2 3 4, क्योंकि ये अगर इसमें जाएगा तो ये हाइब्रिडाइज हो जाएगा, एक खाली है, hence it is an outer complex। आउटर यानी कि एक और डी ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट पड़ी है इस कॉम्प्लेक्स के अंदर। उसमें तो क्या था? एक एस था, पी था और एक डी था। तो इसमें क्या है? एक और डी ऑर्बिटल की है, तो उस डी को क्या बोलते हैं हम? 4D। क्लियर? सो हमने पढ़े अभी इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जो क्वेश्चंस में पूछते हैं। और एक स्ट्रॉन्ग पैरामैग्नेटिक और वीक पैरामैग्नेटिक, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के वे में। क्लियर? अब बात करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता क्या है। हमने पढ़ लिया था, इनर में क्या होता है? एक डी बना होता है, एक एस होता है और एक पी होता है, ठीक है। और आउटर में क्या होता है? अगर इनके बाहर एक और डी यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल लाइन में लिखी हुई है, आप लोगों के आगे लिखी हुई है। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल देते हैं, और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को हम हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी पूछ सकते हैं,
डिफाइन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल, या फिर राइट डाउन वन एग्जाम्पल। क्लियर? अगर एक्सप्लेन की पूछें तो कोई कॉम्प्लेक्स ऐसे ले लेना और पूरा हाइब्रिडाइजेशन, उस पहले ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना, फिर उसको इस तरीके से ऑर्बिटल में दिखा देना कि ये इनर है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। अगर वो इतने बना के अगर फिर भी इलेक्ट्रॉन डी वाले में जाता है, यानी कि 4D में जाता है, दैट मीन्स इट इज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ऑल्सो कॉल्ड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर? अब हम कुछ लिमिटेशन की बात करते हैं। लिमिटेशन भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर। थ्योरी के बारे में तो पूछते ही पूछते हैं, बट उसके साथ साथ उसके ड्रॉबैक्स, उसके लिमिटेशन के बारे में भी पूछते हैं। तो इट कुड नॉट गिव एनी एक्सप्लेनेशन फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो इस वीबीटी ने क्या है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी किसके बारे में, फॉर द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स। इट डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रांगली फील्ड एंड वीक फील्ड लिगेंड। इट डज नॉट गिव अ क्लियर एक्सप्लेनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सिंपल सी हैं, आप लोग इजी याद कर सकते हो। कई बार पूछ सकते हैं राइट डाउन 2 ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी, राइट डाउन 5 ड्रॉबैक्स ऑफ वीबीटी। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। It could not explain why some complexes of a metal ion in a particular oxidation state are inner orbital complex, while some other complexes in the same oxidation state are outer orbital complex। इसने वीबीटी ने ये भी एक्सप्लेन नहीं किया था। तो हमने 2 थ्योरी पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पोस्टुलेट्स के बारे में, इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स और इसकी कुछ ड्रॉबैक्स यानी कि लिमिटेशन। ठीक है? वीबीटी, सीएफटी, वर्नर्स थ्योरी। क्लियर? यहाँ तक कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। अगर चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल